ओके, तो हेलो एवरीवन ऑन द अनदर एपिसोड ऑफ साइमन। और जैसा कि पिछली बार हमने कहा था भाई, इस बार ट्राई करेंगे कि 2 एपिसोड एक साथ हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए ला पाए। तो एक और हफ्ता और एक और पॉडकास्ट आप लोगों के लिए वापस आ चुका है। इस बार हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैनलिस्ट एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे साथ हैं क्षितिज पांडे, जो कि एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट हैं, और सिर्फ एंथुजियास्ट नहीं है, नॉलेज भी रखते हैं मेरे भाई। तो इस बारे में ज़्यादा गौर फरमाएं तो आप लोगों को जो भी डाउट्स हों वो इनसे पूछ सकते हैं। एंड देन हमारे साथ हैं आदित्य भामरे, जो कि साइंस एंथुजियास्ट हैं और साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को देने में सक्षम है, और इनका रिसर्च मतलब टॉप नॉच लेवल का है। और फिर आता हूँ मैं, जो इसकी आवाज़ आप लोगों को पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में सुनाई देती है। और चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो आज के टॉपिक्स क्या हैं मेरे भाई लोग? आज के टॉपिक्स मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी एंड मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमर। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। या तो मल्टी वेवलेंथ से स्टार्ट करते हैं, फिर मल्टी मैसेंजर तक जाएंगे। ठीक है। तो मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी बेसिकली हम लोग जो भी एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं वो बेसिकली मल्टी वेवलेंथ में ही आ रहा है। चाहे हम लोग JWST या फिर जेम्स वेब से स्पेस टेलीस्कोप को ले ले, या हबल टेलीस्कोप को ले ले, या कोई भी अलग तरीके का टेलीस्कोप ले ले, लाइट जो होती है वो अलग अलग वेवलेंथ में होती है। हम लोग जो देख पाते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रीजन होता है, जो कि 400, 500, 600 नैनोमीटर इसके रेंज के अराउंड आता है। इसे हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। और हमको पहले लगता था, पुराने टाइम में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको लगता था कि इसी वेवलेंथ की रेंज में हम लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसलिए ऑब्जर्वेबल एस्ट्रोनॉमी उस टाइम जो होती थी इसी रेंज में होती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ती गई, और इस वजह से आज के टाइम में हम लोग चाहे इंफ्रारेड हो गया, एक्सरे हो गया, या कोई भी अलग स्पेक्ट्रम हो गया, हम लोग यूनिवर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हर एक स्पेक्ट्रम का अलग बेनिफिट है, सबके अपने अलग एडवांटेज है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पता करेंगे। लेकिन ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे साइड से। और ये जो पिक्चर अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ये एक्चुअल में एक टेलीस्कोप है, जो कि आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि मतलब किसी केबल टीवी नेटवर्क का जोन है। और मतलब क्या ही चीज़ें हैं ये। अगर इंडिया में होता तो इस पर ज़रूर कपड़े सुखाए जाते। बट ये बहुत पुरानी तस्वीर है, और ये पहला रेडियो टेलीस्कोप है। जी हाँ, ये रेडियो टेलीस्कोप है, और इसी चीज़ से इजाद होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी का। मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी सारे एसेट्स जो है वो अभी क्षितिज ने आपके साथ शेयर किए। और इसमें मतलब कि आप अगर देखना चाहो तो विजिबल के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हम लोग और यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो वहाँ पर माइक्रोवेव को स्टडी किया जाता है। देन JWST, अभी JWST हम लोगों ने भेजा है, वो इंफ्रारेड में भी जो है वो रिसर्च करेगा। देन उसके बाद GMRT है। और स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में अगर आप लोग जानते हो कुछ तो ठीक है, नहीं भी जानते हो तो GMRT एक जो टेलीस्कोप है इंडिया का है, वो रेडियो टेलीस्कोप है, और रेडियो वेव्स को जो है वो स्टडी करता है स्पेस से आने वाले। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोगों ने बात की। मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी में फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड लाइट का ये फ़ायदा होता है कि उससे हम लोग बहुत दूर आने वाली इमेजेस को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग अगर अल्ट्रावायलेट लाइट में जाते हैं तो उसके अलग फ़ायदे हैं। बेसिकली कुछ लाइट होती है जिनकी एनर्जी कम होती है, उनकी एनर्जी कम होती है तो उनको हम लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। जिनकी हाई एनर्जी होती है उनको पास वाली चीज़ों को तो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिर कैपेबिलिटीज़ खत्म हो जाती है जब हम लोग दूर पे जाते हैं। जैसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रीजन लिया जिसके अंदर वो ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे, ब्लैक होल्स की इमेज ले पाएंगे, और इसलिए वो बाकी सारे स्पेक्ट्रम की नॉइस को उन लोगों ने निकाल दिया। तो बेसिकली मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी जो है आज के टाइम में हमारे जितने भी ऑब्जर्वेबल एस्ट्रोनॉमी ये सारे ऐसे काम करते हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके बारे में मैंने पहले शिवा से भी बात की थी, अभी आदित्य को भी बताऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। तो अभी क्योंकि मैंने आदित्य को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो जस्ट लेट मी नो कि क्या लगता है मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ होगी ये। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें,
क्या हो ऑडियंस सकता के लिए है? भी ओपन क्वेश्चन है, आप लोग सोचो क्या होगा। और तो बताओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब क्षितिज जवाब देगा ना तब तुम कहोगे अबे ये Yes, मतलब बेसिकली ऑडियंस में भी सबको पता ही होगा कि क्या चीज़ है, बस ये टर्म नहीं पता है उनको। टर्म नहीं पता है तुमको। ओके, मतलब ये काफ़ी डिसिविंग टर्म लग रही है मुझे, जहाँ पे ये मैसेंजर वर्ड आ रहा है। ओके, ठीक है, तो चलो इसको So- ब्रेक डाउन करते हैं। यस, मल्टी मतलब मल्टीपल, मैसेंजर मतलब मल्टीपल मैसेंजर्स है, और एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब एस्ट्रोनॉमी कैसे हम लोग करते हैं, अभी हम लोगों ने बताया थ्रू मल्टी वेवलेंथ, मतलब हम लोग यूनिवर्स को देखते हैं, उधर से जो लाइट्स आती है, जो फोटॉन्स आते हैं, उसकी मदद से हम लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, ये तो एक मैसेंजर है फोटोन। दूसरे मैसेंजर्स होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि तब बनते हैं जब दो न्यूट्रॉन स्टार या फिर दो ब्लैक होल्स आपस में एक दूसरे के आसपास ऑर्बिट करते हैं और फिर टकराते हैं, जिनसे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है। इनके अलावा तीसरी टाइप की चीज होती है न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट, और इनकी पेनिट्रेशन पावर फोटोन से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इनको डिटेक्ट करके हम लोग स्टार्स के कोर के बारे में, गैलेक्सीज के कोर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये फील्ड इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर कोई इवेंट हम लोगों को ऑब्जर्व करना है तो उसमें मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक इवेंट है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, कि अगर कोई स्टार लेट्स से एक टाइप 2 सुपरनोवा है, बेसिकली टाइप 1 टाइप 2 सुपरनोवा होता है, टाइप 2 में भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, मान लेते हैं टाइप 2 करके सुपरनोवा होता है। टाइप 2 सुपरनोवा अपनी 99% एनर्जी जो है न्यूट्रिनोस के फॉर्म में निकाल देता है। तो अगर अर्थ पे मुझे डिटेक्ट करना है कि ऐसा सुपरनोवा हुआ है, तो वो फोटॉन्स न्यूट्रिनोस से पहले आएंगे। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, वो न्यूट्रिनोस फोटॉन से पहले आएंगे। सोच सकते हो क्यों? मतलब फोटॉन तो सबसे फास्ट चीज है, न्यूट्रिनोस ऑब्वियसली लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट उससे ट्रैवल करते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड से तेज कैसे आएंगे? सोचा इस बारे में? क्योंकि पहले वो इजेक्ट हुए होंगे। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। क्योंकि न्यूट्रिनोस की पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो जब स्टार कोलैप्स हो रहा होता है, फोटॉन्स अंदर ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन वो स्टार को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करने की इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनोस। तो न्यूट्रिनोस ज़्यादातर एनर्जी कैरी करते हैं और पहले निकल जाते हैं। दूसरा, क्योंकि न्यूट्रिनोस अगेन किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो ये फोटॉन्स आपस में आगे कॉस्मिक डस्ट जो होती है, अलग अलग नेबुलाज होते हैं, इनके पार्टिकल को एक्साइट करते हैं, आप इनकी हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से ये फोटॉन थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है वो किसी मीडियम में थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। इस वजह से न्यूट्रिनोस पहले आते हैं। अब यहाँ पर मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी का काम आया। अगर मैंने सारा कोलैबोरेशन कर रखा है अच्छी अच्छी जगह पे, एक अच्छे टेलीस्कोप का, एक अच्छे ऑब्जर्वेटरी का, तो मेरा जो ऑब्जर्वेटरी है जो न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट कर रही है, वो पहले डिटेक्ट करेगी कि इस स्टार से न्यूट्रिनोस आ चुके हैं, जो कि फिर टेलीस्कोप को इन्फॉर्मेशन देगी कि इस डायरेक्शन से हमारे पास न्यूट्रिनोस आए, अपने टेलीस्कोप की डायरेक्शन उस साइड कर लो। और फिर वो लोग पहले से प्रिपेयर होंगे ऐसा कोई इवेंट होने वाला है। सेम केस ग्रेविटेशनल वेव के साथ भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल वेव भी बहुत फास्ट स्पीड से आता है। तो बेसिकली एक इवेंट को 3 अलग अलग मीडिया, और ये सिर्फ 3 नहीं है, और भी ज़्यादा, ये 3 सबसे फेमस वन है जो मैंने बताया है, एक चीज़ को 3 तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। केवल जब लाइट से इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते तो हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव भी है, अब हमारे पास उससे निकलने वाले कॉस्मिक रेज या फिर न्यूट्रिनोस जो भी है, वो सारी चीज़ें हैं। न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है, राइट? क्योंकि न्यूट्रिनो कोई चार्ज कैरी नहीं करता एंड वो विजिबल भी नहीं है। सो लाइक सीरीज भाई, आप भी बताओ कि जो अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज होते हैं जो कि न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करते हैं, मोर ऑन दैट। या तो KGF का कुछ है ना, कि KGF में न्यूट्रिनो पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, अलग अलग डेप्थ पे जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की गई थी न्यूट्रिनो। KGF लाइक फुल फॉर्म में अभी कोलारबल फील्ड्स। ओके, इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं एक बार समझाता हूँ। इफ दैट आंसर्स प्लीज लेट मी नो। तो न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि न्यूट्रिनोस किसी चीज़ से इंटरैक्ट नहीं करते। न्यूट्रिनोस इसलिए इंटरैक्ट नहीं करते बिकॉज आप सबको पता है कि 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं: ग्रेविटेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट? अब होता ये है कि जो न्यूट्रिनोस होते हैं वो सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स से इंटरैक्ट करते हैं और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है और न्यूट्रिनोस ऑलमोस्ट उनका मास 0 होता है,
तो इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से इम्पॉसिबल है डिटेक्ट कर पाना। बचता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, राइट। लेकिन अब अगेन हम सबको ये पता है कि एक एटम 99.99% एम्प्टी होता है, जिसमें फिर बचे हुए थोड़ी सी स्पेस इलेक्ट्रॉन की होती है और प्रोटॉन्स की होती है। तो इन अ वे पूरे के पूरे यूनिवर्स उनके लिए एम्प्टी है। बीच में आउट ऑफ नोवेयर थोड़ा सा एक न्यूक्लियस आ गया, उससे अगर न्यूट्रिनो टकराता है तो होता है, जिसकी वजह से उनको डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल सा है। लेकिन फॉर्चुनेटली न्यूट्रिनोज के नंबर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस थंब के क्रॉस सेक्शन से ट्रिलियन से ज़्यादा न्यूट्रिनोज अभी पास हो रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन मेरी पूरी बॉडी या हम सबकी बॉडी, हम सबके लैपटॉप स्क्रीन, हर एक चीज़ से कितने सारे न्यूट्रिनोज पास हो रहे हैं, हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इनके हमारे न्यूक्लियस से टकराने की रेट इतना कम है कि हमारे लाइफ टाइम में 1 या 2 न्यूट्रिनो हमारे बॉडी के न्यूक्लियस से टकराएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब इनको डिटेक्ट कैसे करें? अच्छा तरीका है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस ही बढ़ा दो उसकी प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, जिसके लिए आते हैं जापान का सुपर कामियोकांडे डिटेक्टर, जिसमें उन लोगों ने हैवी वाटर भर रखा है। और सबसे फेमस वन साउथ पोल आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। उन्होंने लिटरली इतना बड़ा डिटेक्टर उसके लिए बना रखा है कि उसके अंदर 7 आईफल टावर, 7 या 6 या मैं एग्जैक्टली नहीं, सॉरी 3, इट इज़ 3.5 आईफल टावर आ जाए उसके अंदर, इतनी डेप्थ है उसकी। और क्योंकि वो क्यूब के फॉर्म में है तो उतनी उसकी लेंथ भी है। तो जस्ट इमेजिन उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, 1 किलोमीटर क्यूब ये उसका वॉल्यूम है। उधर से हम लोग न्यूट्रिनो ऑब्जर्व करते हैं, वो भी साल में 2 या 3 इवेंट्स मिल गए। तो ऐसा चलता है काम। इन एडिशन टू दिस और एक तरीका होता है लिक्विड आर्गन से। मतलब जब न्यूट्रिनोस लिक्विड आर्गन से इंटरेक्ट करता है तब वो चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड, जो कि इवेंचुअली प्रूफ करते हैं कि येस न्यूट्रिनोस वेर देयर। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस हर जगह काम होता है, चाहे हैवी वाटर ले ले, आर्गन ले ले, या फिर साउथ पोल की आइस ले ले। होता ये है कि जब ये न्यूट्रिनोज टकराते हैं न्यूक्लियस से, तो क्योंकि इनमें हाई एनर्जी होती है तो ये न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स निकालते हैं। तो जनरली निकलता है मियोन टाइप का पार्टिकल, जिसको हम लोग मियोन कहते हैं। अब मियोन क्या करता है कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड से तेजी से ट्रैवल करता है। मीडियम के अंदर कर सकता है क्योंकि मीडियम के अंदर फोटॉन्स की स्पीड स्लो हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिनोमिना वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं चेरेंकोव रेडिएशन। चेरेंकोव रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि उसके पीछे एक ब्लू कोन ऑफ लाइट निकलती है। तो हमारे जो डिटेक्टर होता है वो बेसिकली न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिनोज के कोलिजन के बाद जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, और उनसे जो चेरेंकोव रेडिएशन निकल रही है उस लाइट कोन को ट्रेस करके हम लोग पता लगाते हैं कि हम लोगों ने न्यूट्रिनो डिटेक्ट किया एक्चुअली में। जो कि इन अ वे बहुत ही शानदार चीज़ है कि हम लोग, मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट तो चीज़ मिलेगी नहीं, तो हम लोग को ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। एक चीज़ आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में ऐड करना चाहूँगा कि साउथ पोल में जाके क्यों बनाया ऑब्जर्वेटरी। पहली चीज़, आइस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, ये आइस मिलियंस ऑफ ईयर से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, जिसकी वजह से ये आइस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर मतलब इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है। और एक बहुत ही फन फैक्ट, लेट्स से ये मेरा अर्थ है जिसमें ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल में अगर मैंने यहाँ पर अपना बना रखा है जिसे कहते हैं मेरा डिटेक्टर, तो ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ऊपर से जो न्यूट्रिनोज आ रहे होंगे ये उनको डिटेक्ट करेगा, बट इट इज़ नॉट द केस। वो डिटेक्ट करता है वो न्यूट्रिनोज जो अर्थ के नीचे से आते हैं। इसलिए ताकि जितनी भी नॉइज है अर्थ शील्ड की तरफ बाकी नॉइज को फिल्टर आउट कर सके और केवल न्यूट्रिनोज आ सके। और न्यूट्रिनोज तो मैटर से पास होंगे क्योंकि वो तो आराम से जाते हैं। एंड वी डिटेक्ट न्यूट्रिनोज विच आर कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द अर्थ। दैट मींस जो न्यूट्रिनोज है वो पूरे चक्कर अर्थ नहीं लगाते, मतलब कि अर्थ के अंदर से आ रहे हैं। करते हुए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, अर्थ को ही हम लोग शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं ताकि बाकी जो पार्टिकल्स हैं जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए वो ले सके। एक्चुअली इसी फिनोमिना की वजह से फर्स्ट टाइम प्रूव हुआ था कि न्यूट्रिनोज में मास होता है। वो मतलब इफ यू वांट मैं डिटेल में बता सकता हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये यस सुने थे मैंने कि मासलेस होते हैं। हाँ, पहले माना जाता था ये मासलेस है, लेकिन सुपर कामियोकांडे ने ये प्रूव किया था कि इनमें मास होता है। अब इसकी स्टोरी छोटी सी है, मैं बताता हूँ। बेसिकली 2 साइंटिस्ट थे, रे डेविस थे और जॉन बेकल थे। रे डेविस जो थे वो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे और जॉन बेकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। दोनों ने डिसाइड किया कि चलो पता करते हैं कि ये जो सन से न्यूट्रिनोज आ रहे हैं, ये सन से कितने न्यूट्रिनोज आते हैं।
तो जॉन बेकल ने पूरी कैलकुलेशन की और उन्होंने बताया कि तुम एक डिटेक्टर बनाओ और वो डिटेक्टर में इतने न्यूट्रिनोस हमको मिलने चाहिए। तो रे डेविस बहुत ही शानदार मतलब एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूट्रिनोस आने वाले थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा क्यूब लिया जिसके अंदर उन्होंने हैवी फ्लोरीन भर दिया था। हैवी फ्लोरीन या क्लोरीन में एकदम कुछ इन दोनों में से एक लिया था, हैवी क्लोरीन लिया था। और उसमें थे 10 मिलियन 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 न्यूक्लियस, जिनमें से सिर्फ 3 न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहे थे फ्लोरीन में, और ही वॉज एबल टू डिटेक्ट जस्ट दैट। तो जस्ट इमेजिन किस लेवल की प्रिसिशन थी वहां पर। तो जब उन्होंने ये डिटेक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जितने नंबर ऑफ न्यूट्रिनो सन से आने चाहिए उसका 1/3 आ रहा है। तो उस टाइम उनको लगा कि मे बी उनके एक्सपेरिमेंट में दिक्कत है। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया अगेन एंड अगेन एंड अगेन 20 साल तक, और 20 साल में सेम रिजल्ट आया। तो और पूरे वर्ल्ड वाइड में लोग सेम रिजल्ट मिल रहा था, जितना एक्सपेक्टेड था उसका 1/3 न्यूट्रिनोस आ रहे थे। सो दे स्टार्टेड टू थिंक दैट मे बी हमारी कैलकुलेशन में कोई एरर है, मतलब जॉन बेकल की कैलकुलेशन में एरर है। फिर सुपर कामियो कांडे इन जापान वो पिक्चर में आता है। हुआ ये कि सुपर कामियो कांडे ने कंपैरिजन किया अर्थ के ऊपर से जो न्यूट्रिनोज आ रहे हैं और अर्थ को क्रॉस करके जो न्यूट्रिनोज आ रहे हैं। आइडियली दोनों बराबर आने चाहिए बिकॉज न्यूट्रिनोज तो उतने ही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रिनोज जो मैटर के अंदर से आते हैं उनमें एक MSW इफेक्ट लगता है, वो जानने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिकली उनके फ्लेवर चेंज हो रहे हैं। और उस रीजन से हम लोग को पता चला कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रिनोज डिफरेंट मिल रहे हैं ऊपर की मदद से, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम प्रूव हुआ कि न्यूट्रिनोज फ्लेवर चेंज कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिनो फ्लेवर चेंज कर रहे हैं मतलब वो टाइम को फील कर सकते हैं, एंड अगर वो टाइम को फील कर सकते हैं तो इसका मतलब उनमें मास है। इस तरीके से था। बढ़िया 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 भाई, काफी खतरनाक ये जो एक्सप्लेनेशन है। और मुझे मुझे ये लगता है कि मल्टी वेवलेंथ और मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी दोनों ही अपनी अपनी जगह पे, मतलब आप मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी के बारे में सुनते हो तो भी आप लोगों को एक झटका सा लगता है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने विजिबल लाइट एस्ट्रोनॉमी के बारे में सुना है। विजिबल लाइट एस्ट्रोनॉमी के बाद अगर हम लोग देखें, एक्सरे है, देन रेडियो वेव्स है और माइक्रोवेव्स है, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के कितने ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशंस। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, जो पिक्चर्स, जैसे मान लो जैसे ये मैंने जो पिक्चर लगा रखी है या क्षितिज ने जो पिक्चर लगा रखी है, जो आदि ने पिक्चर लगा रखी है, अगर हम लोग यूनिवर्स की सही वाली पिक्चर्स भी अगर हम लोग लगाएं, कि जो मान लो JWST की खींची हुई पिक्चर्स है या कुछ और, वो एक्चुअल में वो पिक्चर्स होती नहीं है। वो पिक्चर्स डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, वो एनहांस करके आपको दिखाई जाती हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया जाता है मेरे भाई। तो ये जो है चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए कि जो जैसा यूनिवर्स हमको दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। यूनिवर्स भी वैसा है जैसा, अगर आप फर्स्ट पिक्चर को देखोगे उसमें तो वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत आपको दिखाई नहीं देगी, वो आई अपीलिंग बनाई जाती है, वो इस तरीके से इसके लिए लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज हमारे मास्टर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का टास्क ही यही था कि हम लोगों को नासा की वेबसाइट से जाके रॉ इमेजेस डाउनलोड करनी थी, और रॉ इमेजेस को हम लोगों को बेसिकली पूरी प्रोसेसिंग करनी थी जो प्रोसेसिंग की जाती है, और एक फाइनल आउटपुट निकालना था। अब होता यह है कि ये सारे जो इन्हांसमेंट होते हैं ये ऐसे ही नहीं किए जाते हैं। हाँ, ये इन्हांसमेंट किए जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनसे निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के लिए पर्टिकुलरली डिसाइडेड है हम उसे ग्रीन कलर देंगे, किसी और कलर गैस के लिए डिसाइडेड हम उसको वो कलर देंगे। तो जो भी हम लोग डिफरेंट कलर, फॉर एग्जांपल मेरे पीछे जो इतना अलग अलग कलर दिख रहे हैं, हर एक कलर डिफरेंट गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अभी क्या एक्चुअली में वैसे दिख रहा है हमको नहीं पता, हो सकता है दिखे, लेकिन ये जो लाइट आ रही है इतने इन्हेंसमेंट ये लेके नहीं ला सकते। तो शिवा इज राइट अबाउट दैट, हम उनको इन्हेंस करते हैं, बट दैट इन्हेंसमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक मेथड्स दैट आर वेरी राइट। एग्जैक्टली। लॉजिक। एंड वही लॉजिक हम लुमिनेंस की भी बात कर सकते हैं कि जो स्टार कितना ब्राइट दिख रहा है डिपेंड करता है कि उसका लुमिनेंस कितना है या कितना लाइट वो रेडिएट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग है कि किस तरीके से काम करता है। तो मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी आज के टाइम पे बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है। इनफैक्ट बहुत सारे पोजीशंस निकल रहे हैं, बहुत सारे PhD पोजीशंस, मास्टर्स, अब इसके ऊपर लोग अपनी थीसिस करने लग गए हैं। तो इंडिया का प्रोजेक्ट अभी इंडिया में आ चुका है। एग्जैक्टली, लाइगो है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तो पता नहीं कब बनेगा, छोटा था तब से बहुत चल रही है। पता नहीं यार,
ये तो मतलब लॉकडाउन से पहले की बातें चल रही है ये कि नहीं, लॉकडाउन से पहले नहीं, जब हम लोग स्कूल में थे तब से बात चल रही है, अच्छा तभी से चल रही है बहुत टाइम से। भाई साहब। इनफैक्ट मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसको शॉर्ट में आइनो कहते हैं, ये प्रपोज किया गया था कई साल पहले, और इसके बाद चाइना का खुद का एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी मतलब वो किया गया, उन्होंने प्रपोज किया, चाइना ने खुद के अपने अंदर गवर्नमेंट में। इंडिया का जो है इसके तो बहुत सारी फंडिंग बाहर से भी आने वाली है, लेकिन जो चाइना का उनके अंदर अंदर ही कर करके उन लोगों ने जल्दी से बना दिया। जैसा डिटेक्टर हम बनाने वाले हैं वैसा डिटेक्टर उन्होंने बनाया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया और जिसकी वजह से उनको ब्रेक थ्रू प्राइज मिल गया। प्रपोज इंडिया में पहले हुआ था वो चीज़, अभी तक वो बना नहीं है। चाइना ने लेट प्रपोजल लेके जल्दी बना के ब्रेक थ्रू अवार्ड भी जीत लिया। तो पॉलिटिक्स इस तरीके से आ रही है। मेरे को लगता है यही होने वाला है। लाइगो का ये सीन नहीं है एक्चुअली। न्यूट्रिनो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जिस रीजन में हो रहा है ना, तमिलनाडु के, वहाँ के लोगों ने डरा दिया है गाँव वालों को कि मे बी ये पता नहीं कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल ले आएंगे, ये आएंगे, मतलब बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी। लाइगो का पूरा फोर्स ही एकदम बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट किया गया है, सब कुछ साइट वाइट सब। स्टोरी भी एक बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली प्रोफेसर अभय आस्टेकर से बात करी थी, एंड ही वाज द वन ऑफ द मेन पर्सन जो लाइगो इंडिया के प्रोजेक्ट को एग्जिस्ट करवाने में वन ऑफ द रीजंस रहे थे, क्योंकि पहले ये ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला था प्रोजेक्ट, बट ऑस्ट्रेलियन सॉरी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे अपने यहाँ लाइगो का प्रोजेक्ट। देन सडनली ही वॉज देयर इन इंडिया, प्रोफेसर अभय आस्टेकर, उन्होंने आयुका के डायरेक्टर से उस समय जो डायरेक्टर थे उनसे बात करी, एंड देन ये प्रपोजल रखा इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि लाइगो को इंडिया लाना चाहिए। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मतलब उसका फ़ायदा होता, क्योंकि वो सदर्न रीजन में आ जाता है अर्थ के, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, एटलीस्ट इक्वेटर के पास तो हैं हम लोग, तो इंडिया में आना चाहिए, एंड देन इंडिया में आके हम लोगों को उस पर काम शुरू करना चाहिए ताकि अच्छे ऑब्जर्वेशन हम लोग ले सकें। क्योंकि लाइगो का प्रोजेक्ट जो है वो अभी कहाँ पर है, अमेरिका में ही है ना अभी शायद। हाँ, अभी यूएस में। तो यूएस के अलावा भी और किसी जगह पे होगा, तो हम लोगों को अलग अलग तरीके के वेरिएशंस मिलेंगे रिसर्च के लिए। तो उसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। गालियाँ मत लिखना कमेंट में भाई, एडिट कर दूंगा पॉडकास्ट थोड़ा जल्दी। बहुत लोग मतलब एक बंदा मतलब पागल हुआ पड़ा भाई, अभी आस्टेकर सर का पॉडकास्ट कब आएगा आएगा आएगा। सो इसी बात को मैं एक्सटेंड करके बोलूँगा कि देखो, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर हम जनरल डेमोग्राफिक्स को अगर हम कंसिडर करें तो साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑन द लोअर साइड है, अगर हम कॉमन लोगों की बात करें तो। एंड एट द सेम टाइम अगर हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज ए इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, नासा हो गया, इसरो हो गया, फिर द थिंग इज़ कि जब तक हेल्दी कंपटीशन है ना, तब तक वी हैव दैट स्पार्क कि मतलब कब रिसर्च हो जाएगी। एंड यू नो, अगर हर एक अगर बीच में कंपटीशन रहा ना, अगर कोई मोनोपोली नहीं रही, देन इट्स ऑलवेज बेटर बिकॉज वी गेट फास्टर रिसर्च, एंड उसी तरह से जो पेस है एडवांसमेंट का वो बढ़ जाता है। देख, इंडिया का जो जियोग्राफिकल रीजन है, जो भी पूरी टोपोग्राफी है इंडिया की, अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास लैंड, वो रेगिस्तान भी है, हमारे पास माउंटेन्स भी है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा जो चाहिए ना हमको डाइवर्स साइंटिफिक, किसी भी तरीके के साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बट अभी हम लोग उसको प्रॉपरली यूज़ तो नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। हमारे पास बहुत कुछ है, बस एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, फंडिंग। which is the biggest factor, which is one of the biggest factor। And there is no funding, कैसे करेंगे रिसर्च? मैं जब बोलते ना कि इतने कम पैसे में ये एग्जीक्यूट कर लिया, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, लेकिन इस चीज़ को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए कि हम कम पैसे में भी काम कर लेते हैं। वी डिड मोर मनी, क्योंकि वी डिजर्व मोर मनी। एंड वो जो बंदा बना रहा है, डिटेक्टर बना रहा है तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हारे लिए किसी भी प्रोब में, चाहे आदित्य L1 हो, चाहे वो चंद्रयान हो, उसमें अगर काम कर रहा है तो ही डिजर्व्स द पर्क्स। और मैंने सुना है कि मतलब इसरो में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पर्क्स को लेकर कि नहीं ठीक से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो कुछ लोगों को टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल रही है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है।
एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था मैं। एंड देन दैट्स बैड, साइमन एंड दैट्स बैड। नहीं तो फिर वो ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, फिर यहाँ के साइंटिस्ट फिर ऑब्वियस दैट्स क्वाइट नेचुरल, राइट? दैट्स हु वी आर। फिर वही होता है कि बड़ों से आपको यही सलाह मिलती है कि भाई जीआरई दे दो या फिर आइल्स की प्रिपरेशन करो और जाओ, बाहर जाओ, इंडिया में कुछ नहीं रखा। सो इंडिया में है भाई बहुत कुछ है रिसर्च करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वी नीड टू गेट, एक तो फंडिंग चाहिए, दूसरा हमारे लोगों को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको हमें ये समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में साइंटिफिक वर्ल्ड कैसा होता है, किस तरीके से रिसर्च होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल और एप्लीकेशन दोनों पे रिसर्च करना। सिर्फ एप्लीकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ फंडामेंटल नहीं कर सकते। राइट, एग्जैक्टली। आई हैव वर्कड विद द अमालगमेशन ऑफ बोथ, तो मेरे को पता है कि कितना टफ होता है किसी साइंटिस्ट के लिए समझा पाना कि मुझे ये क्यों चाहिए। राइट। तो फंडामेंटल वालों के लिए और मुश्किल हो जाता है, अप्लाइड वाले का तुरंत एप्लीकेशन होता है, फंडामेंटल वाले क्यों करना है, इंटरेस्टिंग है ये पता चलेगा। एट द सेम टाइम अगर हम इसी आर्गूमेंट को अगर हम एक्सटेंड करें लार्जर स्केल पे, तो वो फेमस आर्गूमेंट निकल के आती है कि जब तुम्हारी कंट्री डेवलप होना बाकी है, देन व्हाई आर यू स्पेंडिंग मनी ऑन स्पेस मिशंस एंड मिशंस बेस्ड ऑन रिसर्च। ऐसा ये आर्गुमेंट मैंने बहुत बार सुना है कि क्या फ़ायदा होगा इफ़ आई एम लाइक गिविंग मनी फॉर लेट्स से पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स। मैं इसका जवाब पहले देना चाहूँगा और फिर मैं क्षितिज पे छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्षितिज वुड गिव अ बेटर आंसर, बट मैं यहाँ पर एनालॉजी दूंगा आप लोगों को क्रिकेट की। जस्ट इमेजिन कि क्रिकेट हो रहा है कंट्री में, ठीक है, तो क्या ज़रूरत है जब आपकी कंट्री में भुखमरी है, गरीबी है और इतने सारे लोगों के पास घर नहीं है तो क्रिकेट के स्टेडियम्स बनाने के लिए, और हमें पता है इंडिया में क्रिकेट स्टेडियम्स में क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं खेला जाता है। क्यों ज़रूरी है वो? एक तो एंटरटेनमेंट के लिए, प्लस इंडिया जो एक अपना दबाव रखता है ना, पूरे बीसीसीआई जो है वो द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है किसी भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी मतलब आईसीसी का सबसे स्ट्रॉन्ग, आईसीसी में जुड़ा हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है तो क्रिकेट उसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप अगर साथ के साथ नहीं चलोगे, अगर हमारी टीम जो है, हमारा साइंटिफिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो साथ के साथ नहीं आगे बढ़ेगा, अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो वो लोग, जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग कर रहे हैं, या जो चाइना कर रहा है, या जो रशिया कर चुका है, तो हम लोग पीछे होंगे ही होंगे। हम मेडिकल रिसर्च में इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम लोग छाती पीट के यही तो बोलते थे कि हमारे पास आयुर्वेदा है, ये है। आयुर्वेदा से कितने लोग ठीक हो रहे हैं? कितने लोगों को आपने ऐसा कर दिया कि एक्सीडेंट हुआ, तुरंत आपने उसका डायग्नोस किया एंड देन उसका इलाज चालू करके आपने उस बंदे को ठीक कर दिया? नहीं कर पाए ना आप। आपको रिसर्च चाहिए। आपको पेटेंट्स क्यों मंगाने पड़ते हैं बाहर से दवाइयों के, जब आपके पास, हमने देखा कोविड के टाइम पे कि हम वैक्सीन्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, बट वाई वी आर लैकिंग बिहाइंड? एक तो फंडिंग का प्रॉब्लम है, दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप ये बोलते हो कि चंद्रयान 3 जैसी चीज़ को अगर आप भेजते हो और देश में भुखमरी है, गरीबी है, तो भुखमरी और गरीबी, चलिए मान लीजिए एक बार को आपने ठीक कर लिया, भुखमरी है, गरीबी है, उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको देश के साथ मतलब दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो आगे चल के बाद में रिवर्स साइकिल हो जाएगा, फिर आप गरीबी और भुखमरी में वापस आ जाओगे, क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वो आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप आगे की चीज़ों को यूज़ कर सको। अर्थ हमेशा सेम नहीं रहने वाला है, अक्सर अर्थ के हिसाब से चलना। ये मतलब And- बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, और इसके लिए मैं एक एनालॉजी दूंगा बहुत जैसे ये थोड़ी साइंटिफिक एनालॉजी है। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसका क्या एप्लीकेशन था? कोई एप्लीकेशन नहीं था। वो डिस्कवरी हुई थी बिकॉज साइंटिस्ट वर क्यूरियस अबाउट इट। उनको देखा ठीक है हम लोग एटम्स बने, एटम्स में कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई तो कुछ लोगों ने देखा कि चलो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अच्छा इलेक्ट्रिक करंट होता है, अच्छा इसकी वजह से ये होता है वो होता है। हम लोगों ने उसके साथ बहुत सारी चीज़ें की। आज के टाइम इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट की डिस्कवरी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, ये हमें पता है, मतलब कि करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट।
बट करंट की डिस्कवरी पहले हुई थी। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ तब उसका कोई एप्लीकेशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वेबकैम, ये पॉडकास्ट पॉसिबल है बिकॉज उस टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो फंडामेंटल साइंस तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, बट वो एक फाउंडेशन ले करता है। वो गैप बड़ा ही लंबा हो सकता है, लेकिन वो एक फाउंडेशन ले करता है फॉर द फ्यूचर डिस्कवरीज। सो इन अ वे यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। अगर इलेक्ट्रॉन को ये सोचिए इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, कभी खोजा नहीं गया होता तो आप लोग शायद साइमन नहीं सुन रहे होते अभी। एक बहुत अच्छा कोट है जो कि प्रोफेसर आर शंकर ने दिया था, IMSC चेन्नई से है वो। सो ही सेड कि मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि मैंने कहा ये लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल साइंस पे पैसा क्यों खर्च करना चाहिए, इंडिया इज अ अब डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं खर्चा। सो ही सेड why do you want my research to be to get an applications just in my lifetime? मेरे मरने के 100 साल बाद भी तो मेरे रिसर्च का एप्लीकेशन हो सकता है। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया तुरंत बाद, कह रहे हैं आइंस्टाइन के मरने के बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एप्लीकेशंस हम लोगों को पता लगने शुरू। GPS। एंड इस बात को मैं आगे ले जाऊंगा। देखो, अगर हम बात करें स्पेस मिशंस की कि क्या ही कर लिया रॉकेट में मंगल पे पहुंच के या फिर चांद पर पहुंच कर, बट यहाँ पर है ना, अगर हम एज अ नेशन की बात करें, एज इंडिया, एज अ कंट्री, तो एक कॉन्सेप्ट है स्पेस इम्पेरियलिज्म। ओके, अगर कोई कंट्री किस चीज़ में अच्छी हो जाती है एंड सिर्फ वही कंट्री रहती है, देन इवेंचुअली इट लीड्स टू अ काइंड ऑफ मोनोपोली। ओके, देखो, स्पेस में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वी हैव सैटेलाइट्स भेजने के लिए फिर से डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेट से अगर अपने पास अपना रॉकेट नहीं है सैटेलाइट लॉन्च करने को, देन वी हैव टू रेंट रॉकेट्स टू हैव अवर सैटेलाइट्स लॉन्च्ड। ओके, सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, बीट टेलीविजन, मतलब जो भी डेली अप्लायंसेस है, सारी चीज़। एंड लेटर लोन नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर स्पाई कर रही है किसी सैटेलाइट से, वी वुड नेवर नो अगर हमारी इस फील्ड में अगर कोई रिसर्च वर्क ना होता तो। वो देखो, आज के टाइम पे आप अपने कंट्री में कुछ भी कर सकते हो, कोई मतलब कोई टेस्टिंग करनी है आप कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको स्पाई करेगा इतना ज़्यादा आपको खतरा नहीं है। पहले के टाइम पे जब हम सैटेलाइट्स वगैरह खुद की सैटेलाइट्स नहीं भेज रहे थे, तब कितना ज़्यादा वो था। तो वो सारी स्टोरीज जब आप सुनते हो कि पोखरान टेस्टिंग वगैरह की, तब आप लोगों को समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी। यस, एंड सेकेंडली, ये जो स्पेस मिशंस है वो हमें पैसे कमा के देते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल, अगर हम डेवलप नहीं होते इस पर्टिकुलर रीजन में, देन वी वुड रेंट अदर रॉकेट्स। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि हम कम पैसों में भी रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। देन जो पुअर कंट्रीज़ है, जिनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है, वी कैन टेक देयर ऑर्डर्स, वी कैन एक्ट एज स्पेस टैक्सीज, जो कि कुछ पैसों के बदले we will launch their satellites into the space. So ये भी एक फिर eventually we are establishing कि we are worth it, मतलब हम reliable है। okay, we are providing cheaper and more efficient options. So this is the thing कि हम पैसे बना कर भी दे रहे हैं, it's not just the expenditure, मतलब जो अगर हम बड़े पिक्चर में देखें तो। This was a small podcast about the multi-wavelength astronomy and multi-messenger astronomy, और कुछ हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच किया है, थोड़ी चीज़ों को थोड़ा टच किया है, बस करके वापस आ गए हम लोग। तो होपफुली आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और हाँ, पिछले पॉडकास्ट में जो सवाल हम लोगों ने पूछा था आप लोगों से, उसका जवाब हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में नहीं दिया है, क्योंकि बहुत ही छोटे से टाइम के लिए हम लोग बैठे थे। नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर आप लोगों को वो जवाब जो है उसका मिल जाएगा। सवाल यही था कि इंटीग्रेट आप रहोगे कि नहीं रहोगे अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी गियर में आप नहीं जा रहे हो, आपके पास आपके कपड़े हैं बस, और आप अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हो, व्हाट विल हैपन विद यू। ठीक है, तो अगर कोई सवाल ऐड करना चाहता है जनता के लिए इस सवाल के अलावा, तो ऐड कर सकता है, एल्स वी विल कंक्लूड। पहले ये क्वेश्चन सही है, देखते हैं अभी इसका आंसर। पहले इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम साइमन, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट।